एक पिता अपने ही बेटे को सिर्फ इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि उसकी लंबाई उनके नियमों के मुताबिक कम थी। सोचिए, अगर आपका परिवार ही आपको जीने लायक न समझे तो आप क्या करेंगे। यटजा कबीले में ताकत ही सब कुछ थी, वहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी वजह से डैक को बचपन से ही तिरस्कार मिला। उसके पिता उसे अपने कबीले पर एक दाग मानते थे। आखिरकार उन्होंने बड़े बेटे काय को आदेश दिया कि वह अपने छोटे भाई को यहीं खत्म कर दे, लेकिन खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। तलवार उठाने के बाद भी काय अपने भाई पर वार नहीं कर पाया। उसने डैक को एक आखिरी मौका दिया। अगर वह किसी बेहद खतरनाक जीव का शिकार करके उसका सिर वापस ले आए तभी वह अपने अस्तित्व को साबित कर सकता था। डैक ने बिना एक पल गंवाए अपना फैसला सुना दिया। उसने जिस जीव को चुना उसका नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता था। वह था अमर दैत्य चूजा, जो मौत के ग्रह जिना पर रहता था। काय ने उसे बहुत समझाया। उसने कहा कि उस राक्षस का सामना करने की हिम्मत उनके पिता तक नहीं कर पाए, लेकिन यह बात सुनकर डैक डरने की बजाय और भी ज्यादा अड़ गया। अब उसके लिए पीछे हटने का सवाल ही नहीं था, लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि सबसे बड़ा खतरा उस दैत्य से नहीं बल्कि उसके अपने घर से आने वाला था। तभी जहाज के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। सामने उनके कबीले का सरदार खड़ा था, जो उनका पिता भी था। सम्मान दिखाने के लिए डैक ने अपनी हथेली काटी और खून से उसका स्वागत किया, लेकिन बदले में उसे सम्मान नहीं, मौत का आदेश मिला। काय ने जल्दी से बताया कि डैक जिना ग्रह जाकर चूजा का शिकार करेगा। यह सुनते ही पिता जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह एक कमजोर लड़के का बेवकूफी भरा सपना है। अगले ही पल उन्होंने एक ऊर्जा जाल फेंका जिसने डैक को पूरी तरह जकड़ लिया। फिर उन्होंने बड़े बेटे को आदेश दिया कि अभी इसी वक्त अपने भाई का सिर काट दो। काय ने धीरे से तलवार निकाली। डैक ने समझ लिया कि अब उसका अंत तय है। उसने बिना विरोध किए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। तलवार उसके गले पर नहीं चली, उसने उस ऊर्जा जाल को दो टुकड़ों में काट दिया। काय ने बिना समय गंवाए डैक को धक्का देकर जहाज के अंदर बैठाया और दरवाजा बंद कर दिया। वह उसे हर हाल में यहाँ से बचाकर भेजना चाहता था, लेकिन उनका पिता इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही काय ने जहाज उड़ाने की कोशिश की, उसके पिता बिजली की तरह उस पर टूट पड़े। उनके लिए कबीले का नियम सबसे ऊपर था। जो भी उनके आदेश के खिलाफ जाता वह दुश्मन बन जाता, चाहे वह उनका अपना बेटा ही क्यों न हो। उन्होंने अपनी अदृश्य चादर का इस्तेमाल करते हुए अचानक हमला किया। काय संभल भी नहीं पाया और बुरी तरह घायल हो गया। अगले ही पल उसकी दाहिनी बांह शरीर से अलग होकर जमीन पर जा गिरी। जहाज के अंदर बंद डैक यह सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके सामने उसका भाई दर्द से तड़प रहा था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे लगा कि शायद पिता यहीं रुक जाएंगे। आखिर सजा तो मिल चुकी थी, लेकिन उसने अपने पिता को बहुत कम समझा था। उनका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, वे अपने ही बेटे की जान लेना चाहते थे। उन्होंने बिना किसी झिझक के तलवार सीधा काय के सीने में उतार दी। मरते हुए भी काय ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कटी हुई बांह उठाई, आखिरी बची ताकत से जहाज का लॉन्च सिस्टम चालू किया और डैक की तरफ देखा। उसकी आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। किसी भी कीमत पर चूजा का सिर लेकर वापस आना और खुद को साबित करना। इतना कहकर उसने जहाज को अंतरिक्ष की ओर भेज दिया, लेकिन डैक का सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। उसके पिता चाहते थे कि वह हमेशा याद रखे कि उनके आदेश की अवहेलना करने की कीमत क्या होती है। इसलिए उन्होंने सबके सामने काय का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस पल डैक के भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। जिस आदमी को वह कभी पिता कहता था, उसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। अब उनके बीच सिर्फ एक रिश्ता बचा था, दुश्मनी का। लेकिन बदला लेने का रास्ता आसान नहीं था। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कुछ देर बाद जहाज जिना ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर गया। तेज झटके से डैक बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तब जहाज आग की लपटों में घिरा हुआ था। वह तेजी से ग्रह की सतह की तरफ गिर रहा था। कंट्रोल सिस्टम लगभग जवाब दे चुका था। डैक तुरंत पायलट सीट पर पहुंचा और इमरजेंसी इजेक्शन सिस्टम चालू कर दिया। कैप्सूल बाहर तो निकल गया, लेकिन किस्मत अभी भी उसके साथ नहीं थी। ऊपर आसमान में उड़ रहे एक विशाल पंखों वाले शिकारी ने उसे देख लिया। वह सीधे उसकी तरफ झपटा। डैक ने फौरन अपनी सुरक्षा ढाल सक्रिय की। हमला तो रुक गया, लेकिन कैप्सूल का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। कुछ ही पल बाद वह जोरदार धमाके के साथ जिना ग्रह की सतह पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह उठा, लेकिन भाई की मौत का दर्द इन चोटों से कहीं ज्यादा गहरा था। वह घुटनों के बल बैठा और पूरी ताकत से आसमान की ओर चीखा। उसने कसम खाई कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वह चूजा का सिर लेकर ही वापस लौटेगा और अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। कुछ देर तक खुद को संभालने के बाद डैक ने गहरी सांस ली। अब रोने का समय खत्म हो चुका था। अगर उसे जिंदा रहना था तो हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसने सबसे पहले अपना सामान देखा। उसके पास एक ऊर्जा धनुष था, एक लंबा भाला, हाथ में छिपे उड़ने वाले ब्लेड और कुछ बेहद ताकतवर बर्फीले बम बचे थे। हथियार कम थे, लेकिन फिलहाल यही उसकी पूरी उम्मीद थे। जिना ग्रह पहली नजर में जितना खूबसूरत दिखता था, उतना ही खतरनाक भी था। हर तरफ घने जंगल, ऊंची चट्टानें और अजीब तरह के पेड़ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे
जैसे पूरा ग्रह किसी शिकारी का जाल हो। डैक धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। चारों तरफ फैली बेलें जिंदा हो गईं। वे बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ीं और उसे चारों ओर से घेरने लगीं। डैक ने तुरंत अपना भाला निकाला और पूरी ताकत से हमला किया। उसने कई बेलें काट दी, लेकिन जितनी कटती उससे भी ज्यादा वापस उसकी तरफ बढ़ने लगती। अब हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। तभी उसे अपने भाई की एक बात याद आई, अगर ताकत कम पड़े तो दिमाग से लड़ना। बस फिर क्या था। डैक ने सबसे मोटी बेल को जानबूझकर अपनी तरफ आने दिया। जैसे ही वह करीब आई, उसने उसी पर छलांग लगा दी और उसका सहारा लेकर पास की एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। हैरानी की बात यह थी कि सारी बेलें चट्टान के किनारे आकर रुक गईं। वे चाहकर भी उसके ऊपर नहीं आ रही थीं। डैक ने राहत की सांस ली। लगता था इस ग्रह के जीव भी किसी अनदेखे नियम का पालन करते थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जिना ग्रह हर कदम पर नया जाल बिछाकर बैठा था। ऊंचाई से उसने पहली बार पूरे इलाके को ध्यान से देखा। दूर दूर तक फैले जंगल, विशाल मैदान और ऊंचे पहाड़ इस जगह को खूबसूरत बना रहे थे। लेकिन जहाँ संसाधन इतने ज्यादा हों, वहाँ शिकारी भी उतने ही खतरनाक होते हैं। चलते चलते उसने एक छोटे से कीड़े को देखा। देखने में वह बिल्कुल साधारण था, लेकिन जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, धड़ाम, वह खुद ही जोरदार धमाके के साथ फट गया। डैक तुरंत पीछे हट गया। अगर वह थोड़ा भी पास होता तो उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो सकता था। उसने अपने जख्म साफ किए और फिर चूंझा की तलाश में आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वह एक घने सरकंडों वाले इलाके में पहुंचा। जमीन पर बिखरी विशाल हड्डियों को देखकर उसका दिल बैठ गया। इतनी बड़ी हड्डियां सिर्फ एक ही बात बता रही थीं। यह जगह किसी आम शिकारी की नहीं थी और शायद जिस दैत्य की तलाश में वह आया था, उसकी मौजूदगी अब बहुत दूर नहीं थी। डैक ने सावधानी से सरकंडों के बीच कदम रखा। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। जितना वह आगे बढ़ता, उतना ही उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके आसपास के पौधे तेजी से फूलने लगे। उनकी नुकीली कांटेदार कलियां बाहर निकल आईं। ऐसा लग रहा था कि बस एक इशारे का इंतजार है और पूरा इलाका मौत बरसाने लगेगा। डैक अभी यह समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक दूर पहाड़ी से किसी महिला की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उधर देखने लगा, लेकिन उससे पहले आसमान से वही विशाल पक्षी फिर लौट आया। इस बार उसने सीधे हमला नहीं किया। उसने अपने पंजों से बड़े बड़े पत्थर उठाए और नीचे फेंकने लगा। जैसे ही पत्थर पौधों से टकराए, पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। हर पौधे से सैकड़ों जहरीले कांटे गोलियों की तरह चारों तरफ उड़ने लगे। डैक ने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। अगर वह एक पल भी रुकता तो उसका शरीर छलनी हो जाता। तभी पहाड़ी पर खड़ी महिला चिल्लाई, इन कांटों का जहर शरीर को सुन्न कर देता है। यही उस पक्षी का शिकार करने का तरीका है। अब डैक को समझ आ गया कि पक्षी खुद कम लड़ता है। वह इस जहरीले जंगल को ही अपना हथियार बना चुका था। महिला ने आवाज लगाई, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन डैक ने बिना सोचे मना कर दिया। उसके कबीले का नियम साफ था, सच्चा शिकारी अकेला लड़ता है। उसे किसी साथी की जरूरत नहीं थी। तभी महिला ने एक ऐसा नाम लिया जिसने डैक के कदम रोक दिए, छुझा। डैक तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। वह जानना चाहता था कि यह अजनबी उसके मिशन के बारे में कैसे जानती है। लेकिन उसी समय ऊपर से फिर दो विशाल पत्थर गिरे। धमाके के साथ पूरा सरकंडों का मैदान फिर जहरीले कांटों से भर गया। डैक जितनी तेज दौड़ सकता था, बढ़ गया। उसे लगा अगर वह इस इलाके से बाहर निकल गया तो बच जाएगा, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। एक कांटा आकर उसकी गर्दन में धंस गया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें धुंधली होने लगीं, शरीर लड़खड़ाने लगा और पैर जवाब देने लगे। गिरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और हाथ का उड़ने वाला ब्लेड पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। उसी समय विशाल पक्षी नीचे झपटा। उसे लगा कि अब उसका शिकार बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगले ही पल पहाड़ी से वह महिला बिजली की तरह कूदी। उसने सीधे पक्षी पर हमला किया। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ खून बिखर गया और वह खतरनाक शिकारी हमेशा के लिए शांत हो गया। बेहोश होने से पहले डैक ने बस इतना देखा, जिस महिला पर उसने भरोसा करने से इनकार किया था, उसी ने उसकी जान बचा ली। लेकिन जब उसकी आंख खुलेगी तब उसे उससे भी बड़ा सच पता चलेगा। जब डैक की आंख खुली तो उसे सबसे पहले हैरानी हुई कि वह अब भी जिंदा था। उसके शरीर से जहर का असर लगभग खत्म हो चुका था। सामने वही रहस्यमयी महिला बैठी थी जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि जहर का इलाज किसी महंगी दवा से नहीं, बल्कि वहीं उगने वाले एक छोटे से फूल से हो जाता है। डैक को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ। जिस चीज ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था, उसका इलाज उसी जमीन पर मौजूद था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब उसकी नजर नीचे गई तो वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उस महिला के शरीर का निचला हिस्सा था ही नहीं, उसके दोनों पैर गायब थे। डैक ने हैरानी से पूछा कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। महिला ने अपना नाम सिया बताया। उसने कहा कि वह इंसान नहीं, बल्कि वेलैंड कंपनी की बनाई हुई एक उन्नत एंड्रॉयड है। कुछ समय पहले उसे एक मिशन पर जिना ग्रह भेजा गया था, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि वह यहीं फंस कर रह गई। उसने धीमी आवाज में आगे कहा, मेरे पैर चूझा ने मुझसे छीन लिए। यह सुनते ही डैक का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे यकीन हो गया कि सामने बैठी यह महिला सच में उस दैत्य के बारे में जानती है। सिया ने बताया कि उसके डेटा में यटजा कबीले की पूरी जानकारी मौजूद है। वह जानती थी कि कई योद्धा अपनी ताकत साबित करने के लिए चूझा का शिकार करने आते हैं। फिर उसने एक प्रस्ताव रखा, हम दोनों साथ काम करते हैं, मुझे सिर्फ अपने पैर
वापस चाहिए, चूजा का शव और उसका सिर सब तुम्हारा होगा। यह सौदा सुनने में बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन डैक को बचपन से एक ही बात सिखाई गई थी, असली योद्धा अकेला लड़ता है। इसलिए उसने बिना देर किए साफ मना कर दिया। सिया ने कंधे उचकाए और जाने का नाटक किया। उसे लगा शायद डैक उसे रोक लेगा, लेकिन डैक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। कुछ कदम चलने के बाद सिया खुद ही वापस लौट आई। इस बार उसने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, ठीक है, मुझे साथी मत समझो, मुझे सिर्फ एक औजार समझ लेना। यह बात सुनकर पहली बार डैक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ कि शायद इस ग्रह पर अकेले जिंदा रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। आखिरकार उसने सिया को अपने कंधे पर उठाया और दोनों चूजा की तलाश में निकल पड़े। लेकिन डैक को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि असली मुसीबत चूजा नहीं बल्कि सिया की लगातार चलने वाली बातें थीं। वह हर चीज के बारे में सवाल पूछती, हर नए जीव का नाम बताती, कभी चेतावनी देती तो कभी कोई नई जानकारी सुनाने लगती। डैक मन ही मन सोच रहा था, काश इस एंड्रॉइड का आवाज बंद करने वाला भी कोई बटन होता, लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं था कि यही बातें आगे चलकर उसकी जान भी बचाने वाली थीं। सिया लगातार रास्ते भर इस ग्रह के बारे में बताती जा रही थी, कभी किसी अजीब पेड़ की पहचान कराती तो कभी किसी खतरनाक जीव से सावधान रहने को कहती। डैक बाहर से भले ही चुप था, लेकिन वह उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे। नदी के किनारे बनी चट्टानों पर सैकड़ों पतले सांप रेंग रहे थे। उन्हें देखकर डैक ने तुरंत अपना हथियार पकड़ लिया। सिया ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, इन्हें मैं स्प्रे सांप कहती हूँ। उसने बताया कि ये सांप काटते नहीं हैं, खतरा महसूस होते ही ये तेजाब जैसी जहरीली धार फेंकते हैं जो कुछ ही सेकंड में किसी भी चीज को गलाना शुरू कर देती है। फिर उसने पास की झाड़ियों से कुछ फल तोड़े और सांपों की तरफ फेंक दिए। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही पल पहले आक्रामक दिख रहे सारे सांप अचानक शांत हो गए और रास्ता छोड़कर हट गए। डैक पहली बार समझ रहा था कि इस ग्रह पर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि जानकारी से भी जिया जा सकता है। दोनों आगे बढ़ते हुए घने जंगल में पहुंचे। सिया अब भी लगातार बोलती जा रही थी। आखिरकार डैक ने कुछ बेलें काटी और उनसे एक मजबूत पट्टा बना लिया। उसने सिया को अपनी पीठ पर इस तरह बांध लिया कि उसके दोनों हाथ पूरी तरह खाली रहे। सिया हंसते हुए बोली, तुमने मुझे आराम से बैठाने के लिए बांधा है या खुद को मेरी बातों से बचाने के लिए? डैक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर सिया खुद ही मुस्कुरा दी। शाम होते होते दोनों ने एक गुफा में रात बिताने का फैसला किया। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और जंगल की रहस्यमयी आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। इसी दौरान सिया पहली बार अपने अतीत के बारे में खुलकर बोलने लगी। उसने बताया कि लगभग 2 साल पहले वह अपनी साथी एंड्रॉयड टेसा और पूरी टीम के साथ जिना ग्रह पर रिसर्च करने आई थी। उनका मकसद इस ग्रह के जीवों को समझना था, इसलिए उन्हें इंसानों जैसी भावनाएं भी दी गई थीं ताकि वे यहाँ के जीवों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकें। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उनकी टीम पर चूजा ने हमला कर दिया। उस भीषण लड़ाई में सिया ने अपने दोनों पैर खो दिए। अफरा तफरी के बीच वह टेसा से भी बिछड़ गई। आज तक उसे नहीं पता कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जिंदा है या नहीं, फिर भी उसके अंदर उम्मीद अब भी बाकी थी। उसे पूरा भरोसा था कि टेसा एक दिन जरूर उसे ढूंढते हुए यहाँ आएगी। अपनी कहानी सुनाने के बाद सिया ने डैक की तरफ देखा। शायद वह उससे कुछ दिलासा चाहती थी, लेकिन डैक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वह गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। सिया कुछ पल उसे देखती रही और फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह जिद्दी शिकारी बाहर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही थका हुआ और टूटा हुआ इंसान है। लेकिन अगली सुबह उनका सामना जिस खतरे से होने वाला था, वह अब तक के हर खतरे से कहीं ज्यादा भयानक था।